तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर 5 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो आप बने रहें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, देखते हैं। सर्वप्रथम भू प्रॉपर्टी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित होती थी। भूप्रपट्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाले अंतर ही भूमि के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है, यानी एक्टिव है, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर अद्भुत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनित यानी एक्सोजेनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित एंडोजेनिक बल कहते हैं। बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण, वियरिंग डाउन तथा बेसिन या निम्न क्षेत्रों गर्तों का अभाव, भ्राव, अधिवृद्धि, तलोचन, धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने की तरल संतुलन यानी ग्रेडेशन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती है, यह उनका निर्माण करती है तथा इस प्रकार बहिर्जनित प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को यानी बराबर करने में असफल रहती है। इतने भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल है तथा बहिर्जनित प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती है। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुप्रवाह में योगदान रहता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, इसमें उनका प्रयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि यानी सैकड़ों हजारों वर्ष में आकार प्राप्त हुआ तथा मानव इसके उपयोग, दुरुपयोग और कुरुपयोग के कारण इसकी संभाव्यता विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास रहा। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया और अभी दे रही तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझा लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या है? आप भू आकृतिक प्रक्रिया के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। पटल या निरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृति प्रक्रियाएं हैं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में निर्वचित है। अपक्ष बृहत क्षरण, अपरदन व निक्षेपण बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनित तत्व जैसे कि जल हो गया, वाटर, हिम हो गया, वायु, जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण यानी एक्वायर तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएँ तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनित को यदि स्पष्ट रूप से अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना है, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है, फोर्स होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक जिसको एजेंट कहते हैं एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें, धाराएं आदि है जो धरातल के पदार्थों को हटाता, ले जाता और निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरें, धारा आदि को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन ढाल के न्यूटन
न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की। ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक यानी डायरेक्शनल बल के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव स्ट्रेस डालता है। अप्रत्यक्ष ग्रेविटेशन प्रतिबल स्ट्रेस लहरें एवं ज्वार भाटा जनित तनावों को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ यानी एक करता है। सभी संचलन चाहे भी वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर होती है। अंतर्जनित प्रक्रियाएं क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के अंदर से जाने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रमुख बल स्रोत है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांश रेडियोधर्मी क्रियाएं, घूर्णन यानी रोटेशनल एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रभाव से प्राप्त ऊर्जा पटल निरूपण डिसस्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूप्रपट्टी की मोटाई एवं दीर्घता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूप्रपट्टी की सतह असमतल होती है। पटल या निरूपण क्या है? डिस्टोफिज्म सभी प्रक्रियाएं जो भूप्रपट्टी को संचालित या उत्थापित तथा निर्मित करती है पटल निरूपण के अंतर्गत आती है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है। टिच वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूप्रपट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं। अब थर्ड है अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। फोर्थ, प्रपट्टी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रियाएं में भूप्रपट्टी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृति हो जाती है। महाद्वीपीय रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। पर्वत निर्माण प्रक्रिया, जबकि महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है। पर्वतीय महाद्वीपीय रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनी की प्रक्रियाओं से भूप्रपट्टी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सेलों का कायांतरण प्रेरित होता है। ज्वालामुखीयता क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों या लावा मैग्मा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखीय स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय सेलो शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीयता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुरूप प्रयुक्त बल को प्रतिबल यानी स्ट्रेस कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपता प्रतिबल यानी होते हैं। यही प्रतिबल सेलों में धरातलों के पदार्थों को तोड़ता है यानी अपरूपण। देख सकते हैं आप लोग पहले प्रक्रियाएं, ये अनाच्छादित प्रक्रियाएं होगा उसका 3 पार्ट। उसके बाद देख सकते हैं इसमें प्रक्रियाएं हैं अपक्षय, बृहत, संचालित, अपर्दन होता है, परिवहन। उसका प्रेरक बल ऊर्जा का होता है ग्रेविटेशन। इस तरह से देख सकते गुरुत्वाकर्षण बल गतिज ऊर्जा जो अपर्दन के बाद, फिर बृहत के बाद गुरुत्वाकर्षण। अनाच्छित प्रक्रियाएं उनका प्रेरक बल है। प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विसर्पण फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन यानी क्रिस्टलीजेशन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढील करते हैं तथा विलय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास
अपक्षय वृहत क्षरण संचलन अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती है। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायवीय तत्व है जो विभिन्न प्रक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। सभी बहिर्जनित भू आकृतिक क्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत यानी स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटाना। अपक्षय वृहत क्षरण संचलन अपर्दन परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अनच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रियाएं के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश है जो कि अक्षांशीय मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के महत्वपूर्ण घटक है जो कि विभिन्न भू आकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व प्रकार एवं वितरण जो मुख्यतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, क्षणिक मुखी ढालों एवं पूर्व एवं पश्चिमी मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यता प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार की गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण वेपोराइजेशन में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलना की आवृत्ति यानी तुषार फ्रोस्ट, व्यापक की गहराई आदि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। यदि जलवायवीय कारक समान हो तो बहिर्जनित भू आकृतिक क्रियाओं के कार्यों की गहनता सेलों के प्रकार एवं संचरण पर निर्भर करती है। संचलन में वलन, भ्रंश, संस्तर का पूर्वाभिकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति, संस्करण तथा घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता तथा अपरागम्यता आदि सम्मिलित माने गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये तेगा जो है ना पोडजोल क्षेत्र है, वर्षण तापक्रम इस तरह से बढ़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं न्यूटन सेल, ये न्यूटन सेल इस तरह से देख सकते हैं। ये सूक्ष्म रासायनिक है, ये सब जो है जितना भी सूक्ष्म रासायनिक है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड का अधिकतम इस तरह से आप लोग रोक के देख सकते हैं। जलवायु एवं अपक्षय मेंटल की गहराई स्टोव 1967 में रूपांतरित संशोधन है। विभिन्न प्रकार की सेलों पर अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध जो है ना देख सकते हैं आप लोग क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष सेल एक प्रक्रियाएं के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेलें भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती थे। वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती है तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती है। अधिकांश बहिर्जनित यानी बाहरी भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा कल्पावधि में अब अनुगम्य हो सकता है। दीर्घावधि में यह सतत शांति फैटिग के कारण सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अतः अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूप्रकृति के उद्गम से संबंधित, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर के अंतर अधिक के कारण एक न एक रूप से विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या प्राय सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन यानी मैकेनिकल एवं रासायनिक वियोजन अपघटन डिकम्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चूँकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचालन होता है, यह एक स्वास्थ्य या तत्स्थन प्रक्रियाएं हैं। अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भूमिकी जलवायु
स्थलाकृति एवं वनस्पति कारकों द्वारा प्रानुकूलित कंडीशन होती है। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपेक्षा प्रक्रियाएं अपितु अपेक्षा मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। अपेक्षा प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख कारक है: रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक या जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रियाएं कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्रायः किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। रासायनिक अपेक्षा प्रक्रियाएं क्या है? अपेक्षा प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीजन एवं न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म यानी क्लास्टिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देती है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती है। भौतिक अपेक्षा प्रक्रियाएं क्या है? फिजिकल वियरिंग प्रोसेसेस क्या है? भौतिक या यांत्रिक अपेक्षा प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं। कौन कौन है? अत्यधिक ऊपर या भार दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल, शियरिंग स्ट्रेस, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल तथा दबाव। इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती है, जिनका परिणाम सेलों का विभंग यानी फ्रैक्चर होता है। भौतिक अपेक्षा क्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती है, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों के सतत शांति के फलस्वरूप ये सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती है। जैविक कार्य एवं अपेक्षा। जैविक अपेक्षा जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपेक्षा वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुओं, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं बेजिंग फान के द्वारा नई सतहों या सरफेसेस का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रियाएं के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेधन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थ में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ हुमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के अपरदन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण, घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थ पर जबरदस्त दबाव डालती है तथा उन्हें यांत्रिक ढंग यानी मैकेनिकली से तोड़कर अलग कर देती है। अपेक्षा के विशेष प्रभाव क्या है? अपसल्कन क्या है? इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपेक्षा क्रियाओं, तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपेक्षा के अंतर्गत की जा चुकी है। अपसल्कन एक परिणाम है प्रक्रिया नहीं, सेल या आधार सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपसल्कन अभारितकरण, अनलोडिंग एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपसल्कित गुंबद एवं टॉर्स क्रमशः आभारितकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अपेक्षा का क्या महत्व है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अपेक्षा प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण, प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपरदन एवं बृहत संचलन मास मूवमेंट के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुख वनों की देन है तथा वन अपक्षीय प्रवाह की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपक्षय बृहत क्षरण अपरदन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृत अपरदन का परिणाम है। सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थ
व्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, आयरन पूछा जाता है। आयरन का एटॉमिक नंबर की बात करें 26 होता है। मैग्नीज के एटॉमिक नंबर की बात करें तो 25। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। तांबा कॉपर जिसको कहते हैं, इसका कॉपर का 29। अयस्कों के समृद्धिकरण इनरिचमेंट एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं है। जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। कुछ प्रकार के अपक्षय के कुछ बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन, प्रक्रमण एवं शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसी को समृद्धिकरण कहते हैं। बृहत संचलन क्या है? बृहत संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का बृहत मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप रूपांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। बृहत मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन फाल सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सेलों अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि बृहत संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। बृहत संचालन अपक्षय ढालों एवं अनपक्षित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय एक्टिव रहता है। बृहत संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रभावित जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं बृहत संचलन की प्रक्रियाएं में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि बृहत संचलन अपरदन के अंदर नहीं आता। यद्यपि पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं सभी असफल होते हैं। जब बल पदार्थ के अपरूपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं, असंबद्ध कमजोर पदार्थ छिछले सनस्तर वाले सेले, भ्रंश तीव्रता से झुके हुए सनस्तर, खड़े भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव बृहत संचलन में सहायक होते हैं। बृहत संचलन की सक्रियता के कई कारक हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटाना। सेकंड, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि। थर्ड, पदार्थ के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। फोर, अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थ के स्नेहक द्वारा उत्पन्न अतिभार। मूल ढाल की सतह पार से उत्पन्न पदार्थ या भार का हटना। भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन यानी वाइब्रेशन होना। अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तत्वों के नीचे से जल का मंद गति से बहना। प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं। अनुप्रस्थ विस्थापन, जिसको तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन है। प्रवाह एवं स्खलन। भूस्खलन क्या है? लैंडस्लाइड्स क्या है? भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचालन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षातया शुष्क होते हैं। असंलग्न बृहत का आकार एवं आकृति, सेल में निरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्त यानी रोटेशन के साथ सेल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन, स्लिपिंग की अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन यानी रोलिंग या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े वर्टिकल या प्रलंबी फलक फेस से मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। सनस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक सेल बृहत के स्खलन को सेल
देख सकते हैं आप लोग, भारत नेपाल सीमा उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के निकट शिवालिक हिमालय श्रृंखला में भूस्खलन का दृश्य इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। स्खलन कहते हैं तीव्र ढालों पर सेल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। तीव्र ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है कि तीव्र नदी संतरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक महा समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है। सेल पतन सेलों के फलक के उथले संतरण से होता है, जो सेल स्खलन जिसमें पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रभावित होते हैं से अलग करता है। बृहत क्षरण एवं बृहत संचरण में आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है, इस सबको देख लेना है। हमारे देश में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन हिमालयी प्रायः घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से एक्टिव है। यह अधिकांश परतदार सेलों एवं असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के सीमा बनाता हुआ नीलगिरी, ये जो है ना, ये नीलगिरी यही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केवल नीलगिरी तीनों राज्य से गुजरती है, ये नीलगिरी है। पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिकी दृष्टि से अधिक स्थायी स्टेबल है तथा बहुत कठोर सेलों से निर्मित, परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े भृगु एवं कगार के साथ तीव्रतर तापकरण एवं परिवर्तन एवं ताप परिसर रेंजेस के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवधाव के साथ प्राय सीधे सेल पतन यानी डायरेक्ट रॉक फॉल होता है। अपरदन एवं निक्षेपण क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपरदन के अंतर्गत सेलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार सेलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो अपरदन में भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रभावित जल, भौम जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं उनकी एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान को ले जाते हैं, जो इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाली चट्टानी, मलबे तथा अपघर्षण भी अपरदन में पर्याप्त योगदान देता है। अपरदन द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं तथा इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपरदन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय बृहत क्षरण एवं अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। बृहत संचलन एवं अपरदन में अंतर है। बृहत संचलन में सेल मलबा चाहे वह शुष्क अथवा नम गुरुत्वाकर्षण के कारण एवं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी, लहरें एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते। वस्तुतः यह अपरदन ही है जो धरातल में होने वाली अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र संख्या 5.1 से स्पष्ट है कि अपरदन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित कंट्रोल होता है। धरातल के पदार्थों को अपरदन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी, लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें प्रथम 3 कारक जलवायु दशाओं द्वारा कंट्रोल होते हैं। अपरदन के 2 अन्य कारकों लहरें एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। लहरें थल एवं जलमंडल एवं अंतरावृष्ट पृष्ठ तटीय पदार्थ में कार्य करते हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होते हैं। यदि सेले प्रागम में घुलनशील एवं जल प्राप्त होता है तो केवल काष्ठ आकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपरदन के कारकों का निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी एक कारक का कार्य नहीं होता। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित यानी डिपोजिटेड होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं। वही अपरदन के कारण जैसे प्रवाह युक्त जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं, भूमिगत जल इत्यादि तलोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय भू आकृतियाँ एवं उनका उद्भव इवोल्यूशन के विस्तृत रूप से किया गया है।
मृदा निर्माण क्या है? आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं, आप मैदान में खेलते हैं, मृदा के संपर्क में आते हैं, आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं, आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है, आपको कैसा अनुभव होता है? क्या आपको बता सकते हैं? ठीक है, बता सकते हैं। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम से है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती है। मृदा अपक्ष है, अकर्ष का परिणाम या वृद्धि या का माध्यम भी है। यह एक परिवर्तनशील एवं विकास उन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती है। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। यदि इनमें पत्तियां गिरती है या घासें सूख जाती है तो जैव पदार्थ भी बढ़ जाती है। जैविकरण मृदा निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है? मृदा निर्माण का मृदा जनन यानी पोडोजेनेसिस सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है। यह अपक्षयी परिवार के ही मृदा का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयी परिवार या लाए गए पदार्थों के निक्षेपण बैक्टीरिया एवं अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। परिवार एवं निक्षेपण के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेषण हुमस के एकत्रीकरण के में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फर्न्स की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों में वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती है। बिल बनाने एवं जानवर कणों यानी पार्टिकल्स को ऊपर लाते हैं जिससे पदार्थ का पुंज छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाती है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पादक युक्त मृदा का निर्माण होता है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है एवं पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। यह है मूल पदार्थ जिसको सेल है, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं, समय। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। जलवायु क्या है? व्हाट इज क्लाइमेट? जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय एक्टिव कारक है। मृदा के विकास यानी डेवलप एवं संलग्न जलवायु वही तत्वों के प्रमुख है। प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता एवं अवधि तथा आर्द्रता। तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता होती है। मूल पदार्थ यानी सेल क्या है? मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। मूल सेल कोई स्वास्थानीय इन सिटू या उसी स्थान पर अपक्षित सेल, मलबा या लाए गए निक्षेपण हो सकती है। मृदा निर्माण गठन, मलबा के आकार, संरचना, कणों, मलबा के कणों का तथा सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती है, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन यानी यंग तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती है तो मृदाओं एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चुना क्षेत्रों लाइम स्टोन एरियाज में भी जहां अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती है, मिट्टियां मूल सेल से स्पष्ट संबंधी दर्शाती है। स्थलाकृति उच्चावच, मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन अथवा अनावृत होने की सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृतिक धरातलीय एवं उपसतही अप्रभाव की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट, उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों जहाँ अपर्दन मंद तथा जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट या समतल क्षेत्रों में चिका मिट्टी, क्ले के मोटे का स्तर विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा यानी काला हो सकता है। रेगुन मिट्टी को ही हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जैविक क्रियाएं क्या है? वनस्पति आवरण एवं जीव को मूल पदार्थ पर प्रारंभ तथा बाद में विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ हुमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो हुमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं मृदा के मूल पदार्थ के खनिजों के विनियोजन में सहायक
यता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उन आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवयोजित जैविक पदार्थ के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती है तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइजोबियम, ये पूछा जाता है, राइजोबियम जो होता है जो है ना, राइजोबियम का प्रयोग से जो है ना मृदा में नाइट्रोजन बढ़ जाती है और उसकी वहाँ की उर्वरता बनी रहती है। एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधे के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान होस्ट पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिक सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण आते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं। केंचुए क्या है? केंचुए जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भूकृमि कहते हैं केंचुआ। अतः इनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। कालावधि क्या है? टाइम पीरियड। मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल की अवधि मृदा की परिपक्वता उसके पार्श्विका का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती है। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टील से विकसित मृदाएं तरुण युवा जिसको यंग मानी जाती है, इनमें संस्तर होरिजन का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिक्षेप में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट काल अवधि नहीं है। इस तरह से आइए इस टॉपिक से हम लोग कुछ अभ्यास को देखें जो इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रमिक प्रक्रियाएं हैं? कौन सा अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अपरदन। जल योजन प्रक्रिया निम्न पदार्थों में से किस में प्रभावित होता है? तो लवण में प्रभावित होता है। मालवा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? किस श्रेणी में? तो तीव्र प्रभावी बृहत संचलन में प्रभावित किया जा सकता है। इस तरह से आज हम लोगों ने इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखे। ऐसा कोई अच्छा टॉपिक नहीं था, बट समझने के लिए रीडिंग की दृष्टि से ठीक था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।